रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 51। तो संजीत हंसते हुए बोला, किसने कह दिया कि तुम बच्ची नहीं हो? मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्ची ही हो, मेरी इनोसेंट बच्ची, इसलिए तो मैं तुम्हें बेबी गर्ल बुलाता हूँ। उसकी बात सुनकर रुचिका ने मुंह बना लिया और बोली, हूँ मैं आपको कहाँ से बच्ची लगती हूँ? मैं पूरे 22 साल की हो चुकी हूँ। क्या आपको दिख नहीं रहा है मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ? अब आगे। संजीत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ भले ही तुम सिर्फ बाहर से बड़ी हो चुके हो पर दिल से तुम अभी भी बच्ची ही हो, मेरी इनोसेंट बच्ची। इतना कहकर उसने फिर से उसकी गाल पर किस कर दिया, जिस वजह से रुचिका का कल फिर से शर्म से लाल हो गया। वो संजीत की नज़र को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। संजीत नीचे झुका और उसकी सीने पर सर रखकर बोला, ये दिल सिर्फ मेरे लिए ही धड़कता है ना बेबी गर्ल? संजीत ने जब अपनी फेस को रुचिका की सीने में रखा तो रुचिका का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। उसे ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा लग रही थी। उसने संजीत के चेहरे पर हाथ रखा उसके चेहरे को अपनी सीने से हटाने के लिए, पर संजीत ने अपनी चेहरे को उसके सीने से नहीं हटाया। उसे तो बहुत सॉफ्ट और अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपनी फेस को उसकी सीने में और भी धंसाते हुए बोला, बस कह दो कि ये दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है, फिर मैं हट जाऊंगा। रुचिका के पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि वो संजीत की इतनी करीबी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ आपने सही कहा, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है। अब प्लीज थोड़ा दूर हो जाए वरना मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। संजीत की होठों पर स्माइल लगे उसने उसकी सीने पर किस कर लिया और दूर हट गया। रुचिका को ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुकने ही वाला है। उसने गहरी सांस लेकर संजीत को देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि संजीत जी ऐसा क्यों कर रहे थे, वो उसके इतने करीब क्यों आ रहे थे। क्या वो भी उससे प्यार करने लगे हैं? अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी? क्या वो संजीत जी की प्रपोजल को, प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या उसे संजीत जी को एक चांस देना चाहिए? बचपन से उसने संजीत से ही प्यार किया था। वो संजीत जी को भूलने का दावा करती थी पर अब तक चाह कर भी संजीत को भूल नहीं पाई थी, और हो सकता है वो जिंदगी भर कभी उसे भूल ही ना पाए। कुछ देर बाद संजीत का कार आकर एक बड़े से रेस्टोरेंट के पास रुका। ड्राइवर ने जल्दी से संजीत के लिए दरवाजा खोला। संजीत ने रुचिका को गोद से उतारा और बाहर आकर रुचिका की तरफ का डोर खोलने चला गया। उसने रुचिका की डोर ओपन किया और उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रुचिका ने हिचकिचाते हुए उसकी हाथ में अपना हाथ दे दिया और नीचे उतर गई। संजीत ने प्यार से के हाथ को पकड़ा और उसे लेकर अंदर चला गया। अंदर जाकर वो रुचिका के एक प्राइवेट रूम में चला गया जहां उसने सारा डेकोरेट करवाया था। रुचिका ने जब रूम को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और स्माइल करते हुए इधर उधर देखने लगी, क्योंकि पूरे रूम में हॉट शेप बैलून था और रेड और पिंक कलर के फ्लावर में डेकोरेट किया गया था जो उसे बहुत पसंद था। पहले वो भी चाहती थी कि इसी तरह से संजीत जी उसे प्रपोज करें। वक्त के साथ उसका एक ख्वाब ख्वाब में ही रह गया, क्योंकि जब संजीत जी और अमायरा रिश्ते में आए तो वो समझ चुकी थी शायद उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो सपना देखा था सच में पूरा हो रहा है और वो हमेशा के लिए संजीत की हो जाएगी। वो बच्चों की तरह वहां रखे बलून्स को लेकर खेलने लगी। उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर संजीत की होठों पर मुस्कान आ गई। संजीत ने पीछे से गले लगा लिया और बोला, क्या ये सब तुम्हें पसंद आया? रुचिका ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया और बोली, हाँ ये सब बहुत पसंद आया। संजीत ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और बोला, रुचि क्या तुम एक मौका दोगी अपनी गलती सुधारने का? तुम मुझे एक मौका दोगी तुमसे प्यार करने का और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने का? रुचिका ने उसे देखा और बोली, पर आप तो मिस अमायरा जी से प्यार करते हो ना? संजीत ने सिर ना में हिला दिया और बोला, नहीं मैंने सिर्फ उस लड़की से प्यार किया है जिसने मुझे उस दिन स्कूल में बचाया था। मैं कभी भी अमायरा के करीब नहीं गया और ना ही मेरे दिल में उससे प्यार था। मैं बस इसलिए उसके साथ था क्योंकि लगा था कि उसने मुझे बचाया है और उसने मुझे बचाने के बदले सिर्फ यही मांगा था कि मैं उसके साथ रिलेशन में आ जाऊं। पर मैंने कभी भी दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं कभी कर पाया। उसे दिन भी याद में मैंने तुम्हें इसलिए डांटा था क्योंकि तुम उसे कांच में पैर रखने वाली थी, ना कि इसलिए क्योंकि तुमने मेरा फोन फेंक दिया। संजीत को पता था उसकी बच्ची को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। वो कुछ भी झूठ बोलकर अपना रिश्ता शुरू नहीं करने वाला था। सब कुछ सुनाने के बाद तो रुचिका का मुंह खुला रह गया। मतलब संजीत को अमायरा ने झूठ बोला कि उसने उसे बचाया, इसलिए उसने उसे गर्लफ्रेंड माना।
संजीत ने उसे आराम से, क्योंकि अभी रुचिका को तो कुछ वक्त लगने वाला था इन सब बातों को प्रोसेस करने के लिए, उसे बीच संजीत ने खाना ऑर्डर कर दिया और रुचिका को कंफर्ट करने के लिए जितना हो सके उससे बात करने लगा। थोड़ी देर बाद चिक ने भी इन सभी बातों को एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ प्राची और प्रमित ने खाना खा लिया था। वो थोड़ी देर बाद यहाँ से जाने वाले थे। प्राची खुश होकर ग्लास वॉल से बाहर की तरफ देख रही थी और प्रमित उसे इतना खुश देखकर खुद भी बहुत खुश था और एकटक उसे देख रहा था। ये वक्त उसे बहुत सुकून दे रहा था। इतना सुकून का पल उसे बहुत कम ही मिलता था। कुछ देर बाद वो दोनों उठे। प्राची ज्यादा देर प्रमित के साथ यहाँ नहीं रुक सकती थी। दोनों जैसे ही प्राइवेट रूम से बाहर निकले कोई प्राची से टकरा गया। दोनों ने सामने देखा तो आहिर और उसके साथ ऋषिका और नोरा थी। नोरा प्रमित को देखकर थोड़ा घबरा गई। वही आहिर और ऋषिका की आंखों में गुस्सा उतर आया। ऋषिका भी पहले प्रमित को भाई की तरह ही मानती थी, पर उसकी बड़ी दी के साथ जो हुआ उसके बाद से उसे प्रमित से नफरत थी। प्रमित ने प्राची की हाथ को पकड़ लिया। वो यहाँ से जाने वाला था। वो इन सबके साथ इस वक्त बहस करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। प्राची का मूवी ऋषिका को देखकर बुरा बन गया था। उसे आज कॉलेज में जो हुआ था और ऋषिका ने जिस तरह से उसकी भाभी से बात की थी याद आ गया। आहिर ने जब प्रमित को प्राची के साथ देखा तो उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। वो प्राची को जानता था। वो रायजादा फैमिली की लाडली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों साथ होंगे। ये लड़का उसकी बहन को कोमा में पहुंचाकर यहाँ कितने आराम से है और वो प्राची रायजादा के साथ भी है। और दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है लग रहा है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो थोड़ी गुस्से में बोला, ओहो तो तुम अब प्राची रायजादा के साथ हो। बहुत अच्छा, तो तुम्हारी पुरानी आदत वापस आ चुकी है। इतने सालों तक तुम्हें सिंगल देखकर मुझे तो लगा था कि तुम बहुत शांत हो और बदल गए हो, पर मुझे क्या पता था तुम तो सीधा रायजादा फैमिली की बेटी को टारगेट कर रहे थे। तुम्हें तो आदत है ना दूसरों की गर्लफ्रेंड को छीनना और सबकी दिल दुखाना। क्या तुमने सोच लिया है कि तुम मिस प्राची रायजादा के साथ क्या करने वाले हो? क्या तुम उसे मेरी बहन की तरह कुमार में पहुंचने वाले हो या फिर मेरी गर्लफ्रेंड की तरह गायब करने वाले हो? उसकी बेकार की बातें सुनकर और उसे खुद पर बेकार में इल्जाम लगाता देखकर प्रमित को भी गुस्सा आ गया। उसने प्राची की हाथ को छोड़ा और आगे बढ़कर आहिर को उसकी कलर से पकड़ लिया और गुस्से से बोला, मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर। मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, चाहे दोस्ती हो या फिर दुश्मनी हो या फिर प्यार। और ये लड़की मेरी जिंदगी, मेरा प्यार सब कुछ है। इसलिए अगर तुमने एक भी और शब्द गलत बोला ना तो यहीं पर तेरी खाल उधर दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले मेरे दोस्त थे या नहीं। उसे खुद की कलर पड़ते हुए देखकर आहिर को भी गुस्सा आ गया। उसने भी प्रमित की कलर को पकड़ लिया और बोला, मैंने क्या गलत कहा? और अगर ये तेरी जिंदगी तेरा प्यार है तो फिर मेरी बहन और मेरी गर्लफ्रेंड क्या थी? उसकी बातें सुनकर प्राची को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आहिर की बहन और गर्लफ्रेंड से उसके प्रमित जी का क्या लेना देना। प्रमित गुस्से से बोला, कृति को मैं अपनी बहन मानता था और तुम्हारी बहन स्नेहा, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मैंने उसे बार बार मना किया कि मुझे कोई उम्मीद न रखे, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। और मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बार बार कह चुका हूँ, इसलिए बकवास करना बंद कर। तुझे ना तो अपनी दोस्त पर भरोसा था ना तो अपनी गर्लफ्रेंड पर। ये तेरी गलती है, तू एक बेवकूफ़ है। इतना कहकर प्रमित ने उसके मुंह पर पंच मारा। आहिर भी कहाँ कम था, वो भी उसे प्रमित को मारने लगा। दोनों फिर से लड़ने वाले थे। दो दो मुक्का तो एक दूसरे को लगा ही चुके थे। तभी आहिर को नोरा और ऋषिका ने पकड़ लिया। नोरा उनकी झगड़ा देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। प्रमित ने प्राची को देखा जो थोड़ी डरी हुई लग रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और प्राची के हाथ को पकड़ा और बाहर की तरफ चला गया। भाई बस कीजिए, चलिए चलते। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया था कि आप यहाँ पर मारपीट कीजिए। आहिर ने उसकी हाथ को झटक दिया और वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे नोरा और ऋषिका भी परेशान होकर चली गई। नोरा थोड़ी रिलैक्स थी कि यहाँ पर कोई भी बात बाहर नहीं आई। ऋषिका को तो कुछ समझ में नहीं आया। भले ही वो प्रमित से गुस्सा थी, उसे पसंद नहीं करती थी, पर आज उसे पता नहीं क्यों उसकी बात थोड़ी अलग लगी। वो भी यही चाहती थी कि प्रमित और उसकी दी एक साथ रहें, पर अब तो प्राची बीच में आ गई थी, जिस वजह से उसे प्राची पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं प्रमित की होंठ पर थोड़ा कट का निशान था। इस वक्त प्राची की आंखों में आंसू था और वह उसकी होंठ से ब्लड साफ कर रही थी।
उसे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई और ना ही अभी इस वक्त वो समझना चाहती थी। उसे इस वक्त सिर्फ अपने प्रमित जी की चोट नजर आ रही थी। उसने साफ किया और मेडिसिन लगाने लगी। प्रमित भी प्यार से प्राची को देख रहा था, जिसने एक भी बार नहीं पूछा ना ही आहिर की बात सुनकर उस पर डाउट किया, वरना वो तो सच में थोड़ा डर गया था कि कहीं आहिर की बात सुनकर उसे गलतफहमी ना हो जाए। उसने प्राची को गले से लगा लिया। उनका लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान था, पर अब इस हालत में उसने प्लान को कैंसिल कर दिया और प्राची को घर छोड़ने के लिए चला गया। प्रमित ने प्राची को देखा जो थोड़ा उदास लग रही थी, और उसकी उदासी इस वजह से थी क्योंकि प्रमित को चोट लगी थी। प्रमित ने उसे रायजादा विला छोड़ा और उसे इस बारे में ज्यादा ना सोने के लिए कहकर वहां से निकल गया। आज उसे आहिर पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं प्रखर के रूम में प्रखर और नियति एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। दोनों को कोई होश नहीं था। प्रखर तो आज जैसे खुद को नियति के अंदर पूरी तरह से उतार देना चाहता था। उसने नियति को पूरी तरह से अपना बना लिया था। इस वक्त उसके दिल में नियति के लिए प्यार, पोसेसिवनेस और पागलपन और भी ज्यादा बढ़ गया था। आज से उसकी बनी सिर्फ उसकी है। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो प्रखर उसकी आंख निकालने से पहले सोचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उन दोनों की प्यार की खुशबू रूम में फैला हुआ था और एरोमा के साथ मिल चुका था। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। ऐसे ही रात के 3 बजे तक दोनों का प्यार का सिलसिला चलता रहा। जब नियति ज्यादा थक गई तब प्रखर रुक गया। नियति थोड़ी देर में उसकी बाहों में सो गई। प्रखर ने उसकी माथे पर प्यार से किस किया और उसे बाहों में भरकर अपनी आंखों में पागलपन और जुनून लिए नियति के चेहरे को देखने लगा। अब से नियति हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी, सिर्फ उसकी। ऐसे ही आज की रात बीत गई। किसी का अपनी प्यार की बाहों में सुकून से, तो किसी की टेंशन और परेशानी में, तो किसी की मजे में। कल सुबह सबके लिए क्या है इस बात से अनजान। सुबह का वक्त। इस वक्त होटल की टॉप फ्लोर में प्रखर की रूम में सुबह की धूप छन कर ग्लास वॉल से अंदर आ रही थी। प्रखर ने धीरे धीरे आंखें खोला तो उसे आपने ऊपर कुछ सॉफ्ट महसूस हुआ। उसने झुककर देखा तो उसकी बनी उसके चेस्ट पर सिर रख के आराम से सो रही थी। उसकी बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। प्रखर की होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसकी गाल पर से बालों को साइड किया और उसकी मासूम चेहरे को देखा। इस वक्त नियति सोई हुई किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। प्रखर को ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ नियति को देखते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता था। वो हर सुबह अपनी बनी को आपने इतने ही पास अपने साथ देखना चाहता था। वो ये नज़ारा अब हर सुबह देखना चाहता था। इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, सिर्फ अपनी बनी को अपने पास रखने के लिए। नियति थोड़ा कसमसाई पर प्रखर की गर्म बाहों में फिर से आराम से सो गई। उसने प्रखर को और भी अच्छे से गले लगा लिया और अपनी चेहरे को उसकी चेस्ट में घुसा लिया। ये देखकर प्रखर की आंखों में जुनून, पागलपन उभरने लगा। उसकी आंखें सुनहरी होने लगी, जिसे उसने मुश्किल में कंट्रोल किया। वो यही तो था, किसी जानवर की तरह जैसे वेयरवॉल्फ चाहे कितने भी खतरनाक खूंखार हो पर अपनी पार्टनर्स के लिए लॉयल होते थे। और प्रखर का भी इस वक्त यही हाल लग रहा था। नियति के साथ एक होने के बाद वो उसके लिए और भी ज्यादा पागल और हुई ज्यादा पजेसिव होने लगा था। उसने टेबल की तरफ देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी। वहां रखे रिमोट डे से हवा में ही उठ गया। उसने उसे अपने पास खींच लिया और एक बॉटम प्रेस किया तो ग्लास वॉल पर्दा से ढक गया। अब रूम में ज्यादा धूप नहीं आ रहा था। प्रखर ने आंखें बंद कर ली क्योंकि अपनी इस पावर को थोड़ा भी यूज करते ही उसे दर्द होता था। वो नियति की सिर को प्यार से सहलाने लगा और कल नियति और उसकी एक होने के बारे में सोचने लगा। उसकी बनी ने खुद को हमेशा के लिए उसे सौंप दिया था। ये सोच सोचकर उसकी होंठों की मुस्कान और बड़ी होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद नियति की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। नियति ने आंखें खोला तो सबसे पहले उसे हार्ड चीज महसूस हुई, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त प्रखर के ऊपर सोई हुई है। उसने सिर उठाकर प्रखर को देखा, जिसकी होंठों पर इस वक्त एक मुस्कान थी। प्रखर इस वक्त उसे ही प्यार से देख रहा था। कल रात की बातें सोचकर नियति को थोड़ी शर्म आने लगी। उसने अपनी चेहरा प्रखर के गले में घुसा दिया और रब करते हुए बोली, जान आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। नियति सोच रही थी ऐसे छिपने से वो प्रखर को नहीं दिखेगी, पर उसे क्या पता प्रखर तो और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था उसकी इस हरकत से। उसने उसकी चेहरे पर हाथ रखा, सिर बोला, बनी तुम्हें पता है अपनी इन हरकतों से तुम मुझे और भी अपना दीवाना बना रही हो। नियति ने सिर उठाकर मासूम आंखों में उसे देखा। उसकी हमेशा रहने वाली कठोर आंखों में आज पहली बार प्रखर को इतनी मासूमियत दिख रही थी।
अच्छा है वो अपनी बनी की हर एक साइड देखना डिजर्व करता था, चाहे वो उसकी डेविल साइड हो या एंजल साइड हो। उसके हिसाब से उसकी बनी की डेविल साइड को वो दुनिया के सामने दिखा सकती थी, पर उसकी बनी का शर्माना, प्यार करना, ऐसे उसकी बाहों में घुसना, सब कुछ सिर्फ उसके लिए ही होना चाहिए। प्रखर ने उसकी लाल गाल पर धीरे से बाइट किया और बोला, बनी क्या कल रात जो हुआ हम फिर से शुरू करें? नियति ने उसे देखा और धीरे से उठने की कोशिश करने लगी। वो कितनी स्ट्रोक थी फिर भी उसे दर्द हो रहा था। वो अब फिर से अपने जान को संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि प्रखर पहले तो बहुत जेंटल रहता था, फिर बाद में वो बहुत वाइल्ड हो जाया करता था। कल रात पहले नियति को प्रखर की जेंटलनेस देखकर अच्छा लगा, पर 2 घंटे कहकर प्रखर ने उसे प्यार 6 घंटे तक परेशान किया। सुबह के 4 बजे तक तो वो एक दूसरे से उलझे हुए थे। भले ही वो सो गई थी, जब वो 4 बजे उठी थी तब भी उसके हब्बी उसके ऊपर ही थे। उसने धीरे से आह को आवाजें निकाली क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। प्रखर ने नियति को आराम से पकड़ लिया और संभाल कर बोला, तुम ये क्या कर रही हो बनी, क्यों इतनी जल्दी उठी? नियति ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। प्रखर ने उसे प्यार से देखा, वो जानता था उसने कितनी देर तक नियति को परेशान किया है तो उसे दर्द तो होगा ही। और ब्लैंकेट हटाकर बेड की दूसरी तरफ नियति की साइड चला गया। वहीं प्रखर को बिना कपड़ों के फिर से देखकर नियति की गाल शर्म से लाल हो गए। उसकी दूध जैसी गोरे गाल पर शर्म की लाल साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्रखर की होंठों पर उसे शर्माते देखकर स्माइल आ गई। वो इस वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रखर उसके पास जाकर हंसते हुए बोला, बनी क्या तुम्हें अब शर्म आ रही है? वैसे कल हम दोनों एक दूसरे को बिना कपड़ों के अच्छी तरह से देख चुके हैं, और तुम भी मुझे अंदर तक फील कर चुकी हो, फिर शर्माने की क्या बात है? हम तो अब रोज इस तरह से एक दूसरे के सामने आएंगे ही, तुम अब पूरी तरह से हमेशा के लिए मेरी हो। इतना कहकर वो उसे प्यार से देखकर उसकी गाल पर बाइट कर लिया, फिर उसने एक झटके में ब्लैंकेट को उसकी ऊपर से हटा दिया। नियति की चीख निकलने वाली थी, पर वो क्यों चीखे सोचकर उसने खुद को रोक लिया और आपने दोनों हाथ को सीने पर रख लिया। उसे शर्म तो बहुत आ रही थी, पर वो प्रखर को बिल्कुल भी ये दिखाना नहीं चाहती थी। प्रखर हंसने लगा और उसने उसे धीरे से गोद में उठा लिया। तभी उसकी नज़र व्हाइट बेडशीट पर लगे खून की धब्बे पर गया, जिसे देखकर उसकी होंठों पर एक गहरी स्माइल आ गई। उसने अपनी बनी की माथे पर प्यार से किस कर लिया और उसे बाथरूम में लेकर चला गया। उसने धीरे से उसे नीचे उतारा और बाथटब में गर्म पानी भर दिया। फिर उसे लेकर बाथटब में बैठ गया। नियति उसकी गोद में आराम से बैठी हुई थी और प्रखर खुद उसकी बॉडी को इस वक्त साफ कर रहा था, और नियति पानी से खेलते हुए उसके ऊपर पानी फेंक रही थी। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बचपना कर रही है। प्रखर के सामने उसका कभी कभी एक अलग ही बिहेवियर आ जाता था। जैसी वो नहीं थी वैसी हरकतें करने लगती थी। पहले चाहे उसके साथ कुछ भी हो, उसकी आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं आता था, पर जब उसने प्रखर को निशी को प्रोटेक्ट करते देखा तो बेवजह उसे रोना आ रहा था, और वो रोने लग गई थी। और अभी उसे ऐसे प्रखर के साथ खेलने में और बचपना करने में भी बहुत मजा आ रहा था। पहले उसे लगता था ये उसकी बॉडी की वजह से है, पर अब उसे लग रहा था जो वो कर रही है वो नॉर्मल है। उसे खुशी ने जबरदस्ती एक मूवी दिखाया था जहां बीबी अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही करती है। चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, अपने हस्बैंड के सामने बचपना करने में क्या गलत है? पहले उसे तो ये बकवास लगा, पर अब वो उस रूल को फॉलो करती हुई दिख रही थी। प्रखर को भी उसकी ये बचपना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बनी को चाहे जो करना है उसके साथ करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद उसकी बॉडी नियति की छुअन से गर्म होने लगी, क्योंकि नियति इस वक्त उसकी बॉडी को धीरे धीरे छू रही थी और उसकी एब्स पर होठों से चूम रही थी, जैसे पानी की बूंदों को सक कर रही हो। प्रखर ने नियति की होंठों पर अपना होंठ रख दिया और उसे और भी करीब खींच लिया। 20 मिनट बाद उसने उसकी होंठों को छोड़ा और उसकी होंठों को उंगली से सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम बहुत स्वीट हो बनी, मैं तुम्हें हर दिन खाना चाहता हूँ। नियति ने उसे आंखें छोटी करके घूरा। क्या वो अपने हब्बी को कोई खाने वाली चीज नजर आ रही है? प्रखर जानता था नियति उसे क्यों घूर रही है। वो नीचे झुका और उसकी गर्दन और सीने को चूमने और सक करने लगा। कुछ देर बाद बाथरूम में नियति की मदहोश कर देने वाली सिसकियां और प्रखर की गहरी सांसों की आवाज गूंजने लगी। दोनों इस वक्त फिर से एक दूसरे के प्यार की में पूरी तरह से खो चुके थे। 1 घंटे बाद प्रखर नियति को गोद में लिए बाहर आया और उसे आराम से मिरर के सामने बैठा दिया और उसकी भीगे बालों को खुद ही ड्राई से ड्राई करने लगा।
कुछ देर बाद डोर पर नॉक हुआ तो प्रखर ने जाकर हल्का सा दरवाजा खोला। अभी उसकी बनी सिर्फ बाथरूम में थी, इसलिए वो नहीं चाहता था तन्मय उसकी बनी को देखे भी, और उसने तन्मय को ही यहाँ पर बुलाया था और यहाँ कोई और आ भी नहीं सकता था। राका और तन्मय संजीत के सिवा उसका दो और खास आदमी जिन्हें इस फ्लो का एक्सेस था। वैसे तो राका भी यहीं पर नीचे फ्लो में सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी रूम में रुका हुआ था, फिर भी उसने राका को नहीं बुलाया क्योंकि वो आता तो जरूर कुछ ना कुछ बकवास करता। तन्मय ने एक पैकेट दिया और वहां से चला गया। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, वैसे भी उसके बॉस और लेडी बॉस की शादी हो चुकी थी, अगर वो एक साथ रहते भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रखर ने उसे पैकेट से ड्रेस निकला जो उसने नियति के लिए मंगवाया था, और उसने खुद ही नियति को रेडी किया, और प्रखर को खुद को तैयार करते देखकर नियति भी एक लेजी कैट की तरह उसकी बाहों में समा गई। और प्रखर आराम से ये सब कर रहा था। उसने देखा तो आज वो रोज से अलग लग रही थी। वो हमेशा अपने अलग आउटफिट में रहती थी, या तो ब्लैक या फिर ब्राउन या ज्यादा से ज्यादा वाइट कलर ही वो पहनते थे, और वो हमेशा जीन्स टॉप कोट में कंफर्टेबल रहती थी। पर आज प्रखर ने उसके लिए एक वाइट अनारकली मंगवाया था जिसने कलरफुल दुपट्टा था, जिसे पहनने के बाद वो बिल्कुल अलग अलग खूबसूरत लग रही थी। वैसे वो ऐसा ड्रेस और साड़ी सब कुछ पहनती थी, पर ज्यादातर वो ओकेजनली या फिर फंक्शन पर, पूजा पर ही ऐसा पहनती थी। अपने गले में बाइट मार्क्स को छुपाने के लिए थोड़ा क्रीम लगाया, पर उससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये प्रखर का कुछ प्रोडक्ट था, फिर भी थोड़ा छुप तो गया था। और नियति ने दुपट्टे को अच्छे से ओढ़ लिया ताकि वो मार्क किसी को ना दिखे। प्रखर ने उसकी गाल पर किस कर लिया। थोड़ी देर में तन्मय ने उन दोनों के लिए खाना भी ला कर दे दिया। प्रखर ने खुद नियति को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर वो दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। नियति के पास घर जाने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने अपने जय भाई को मैसेज कर दिया कि वो सीधा उन्हें कॉलेज में मिलेगी। प्रखर नियति को चलने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उसे गोद में उठा लिया और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में दोनों नीचे आ गए थे। प्रखर ने कार में भी नियति को अपनी गोद में ही बिठाए रखा। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में सुबह से रूही ने नियति को सबके नजरों में नीचे गिरने के लिए एक नया प्लान रेडी करके रखा था। वो खुद गिरकर नियति को फंसाना चाहती थी, पर सुबह से उसे नहीं आती कहीं नहीं मिली। उसने सब कुछ सोच लिया था, जब नियति की हाथ को पकड़ लेगी फिर तब वो खुद ही नियति के हाथ से खुद के हाथ छुड़ा लेगी और सीधी उसे गिर जाएगी। जैसे उसे सजा मिली थी क्योंकि उसने नियति को गिराने की कोशिश की थी, वैसे ही नियति को भी सजा मिलेगी उसे गिराने की वजह से। रूही को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब उसने इतना अच्छा प्लान बनाया तभी नियति कहीं गायब हो गई। उसे इतना तो पता था कि कल नियति प्रखर के साथ गई थी, पर उसे यह नहीं पता था कि नियति कल रात को घर आई ही नहीं। उसे जलन भी हो रही थी कि प्रखर के साथ नियति इतना ज्यादा वक्त बिता रही है। तभी जय, विकास और आदित्य भी आकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। जय को नियति का मैसेज मिल चुका था कि वो डायरेक्ट कॉलेज जाने वाली है, इसलिए इस वक्त वो रिलैक्स था, वरना उसे भी चिंता हो रही थी कि उसकी लिटिल सिस्टर अब तक आई क्यों नहीं है। रूही ने उन सबको देखकर मुंह बना लिया। वो पूछना चाहती थी नियति कहाँ है, पर वो जानती थी कि अगर वो पूछेगी तो भी ये तीनों और उसके बूढ़े दादाजी दादी माँ उसे कभी इस बारे में सच नहीं बताएंगे, और ये तीनों बेकार भाई उसकी बेइज्जती करेंगे। वो अलग, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो भी तो उनकी ही बहन थी, फिर ये तीनों आखिर उस नियति से इतना क्यों प्यार करते थे और उससे इतना नफरत क्यों करते हैं। इसका रीजन भी वो पक्का नियति को समझ रही थी कि नियति ने ही जरूर उन तीनों को भड़काया होगा और उसके खिलाफ भला बुरा कहा होगा, जिस वजह से वो उससे इतना नफरत करते हैं। वरना वो पहले भले ही उससे ज्यादा बात नहीं करते थे जब भी घर पर रहते थे, पर उसने इस तरह की नफरत को नहीं देखा था। तभी उसे नेहा का ख्याल आया, अगर नेहा उनसे सवाल पूछे तो ये तीनों शायद उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे और उसे पता भी चल जाएगा कि आखिर नियति है कहाँ। वो बस मन ही मन यही सोच रही थी कि नियति और प्रखर साथ में ना हो बस। उसने फिर नेहा को इशारा किया, फिर मैसेज किया। नेहा ने जब उसकी मैसेज को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या रूही उससे कह रही थी ये सब पूछने के लिए नियति के बारे में? पर वो जानती थी रूही खुद को बचाकर उसे आगे कर रही थी और शायद उसकी बेइज्जती भी हो सकती है। पहले तो वो हमेशा रूही के पीछे रहती थी, इसलिए ज्यादातर बेइज्जती सिर्फ रूही की ही होती थी, पर अब लगता है उसकी भी बेइज्जती होने वाली है। फिर भी रूही ने जो कहा था उसे तो पूछना ही था, इसलिए उसने जय और दादाजी दादी माँ की तरफ देखा और पूछा, क्या नियति अब तक नहीं आई है?
कल मैंने देखा था कि वो मिस्टर आयजादा के साथ गई थी शाम को। क्या वो रात को घर नहीं आए थी? वो नीचे क्यों नहीं आई है अभी तक? आई मीन भले ही नियति और मिस्टर आयजादा की शादी होने वाली है, पर वो एक साथ तो नहीं रह सकते हैं ना शादी से पहले, ये तो गलत है। उसने मासूम भाव से कहा, पर मन ही मन डर रही थी। पिछली बार रूही ने ऐसा ही सवाल किया था और उसे बेइज्जत किया गया था, पर नहीं, ये तीनों भाई उसकी कितनी बेइज्जती करेंगे। उसने तो सिर्फ वही पूछा था और कहा था जो रूही ने उसे कहा था। जय, आकाश और आदित्य तीनों ने लगभग एक साथ घूरकर नेहा को देखा, तो नेहा को तो ऐसा लगा जैसे वो डर से पागल होने वाली है। जय मुंह बनाकर बोला, और मेरी लिटिल सिस्टर जहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, इससे तुम्हें क्या? तुम्हें क्यों लगता है मेरी बहन को तुम्हें या किसी और को कहीं जाने से पहले रिपोर्ट करना चाहिए? आदित्य भी उसे घूरते हुए एक आलसी मुस्कान लिए बोला, और मेरी बहन अगर आपने होने वाले पति के साथ घूमने या टाइम स्पेंड करने गई है तो इससे तुम्हें क्या? शादी से पहले ये सब गलत है, तो भी क्या ये मेरी प्रिंसेस की मर्जी है, वो क्या करेगी? उसकी मैटर में दिमाग घुसाने की कोशिश करने की बारी तुम्हारी कब से हो गई? आकाश भी बोला, अगर इसके बदले तुम अपनी ये गटर मुंह को बंद रखो तो अच्छा है। मैंने सुना था कॉलेज में कैसे तुम मेरी प्रिंसेस के बारे में गलत बोल रही थी बैठकर, कि वो रूही को परेशान करती है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए एंड ऑल। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी औकात है प्रिंसेस को सजा देने की? उसकी बात सुनकर नेहा हड़बड़ा गई। उसने माथे से पसीना साफ किया, क्योंकि अब तो विपुल जी, सीखा जी, अमृत और अर्जित भी उसकी तरफ थोड़े गुस्से में देख रहे थे। अर्जित को तो पहले ही पता था कि नेहा और रूही के दोस्त नियति को पसंद नहीं करते हैं, पर नेहा क्यों नियति के खिलाफ उनके सामने बोल रही थी? क्या इस वजह से उन्हें और भी बड़ा मौका नहीं मिलेगा उनकी प्रिंसेस को परेशान करने का? वो है कि कॉलेज में जितना हो सके इन सब से दूर रहता है, ताकि नियति को उसकी वजह से परेशानी ना हो, वो गुस्सा ना हो जाए। और ये दोनों तो बस उसके खिलाफ साजिश करती रहती है। इतना समझाने के बाद भी लगता है नेहा और रूही नियति की तरफ नहीं बदली। विपुल जी ने ठंडे भाव से नेहा को देखा और बोले, क्या आकाश जो कह रहा है सच कह रहा है? उनकी सवाल सुनकर रूही और नेहा दोनों घबरा गई। उन दोनों ने सोचा था ये तीनों हो सकता है ज्यादा से ज्यादा सिर्फ बेइज्जत करेंगे, पर एटलीस्ट उन्हें सवालों का तो जवाब बता ही देंगे कि क्या सच में नियति प्रखर के साथ है या फिर कल वापस आ गई थी। इसलिए तो उसने उकसाने वाला सवाल किया ताकि ये गुस्से में बता दे कि नियति घर आ गई थी, क्योंकि रूही तो यही सुनना चाहती थी। पर उसे नहीं पता था कि आकाश ने उनके दोस्तों के साथ बात को सुन लिया है और इसे सबके सामने बता देंगे। पर सूख है कि उसने मेरा नाम नहीं लिया। रूही ने दिल ही दिल में राहत की सांस ली। नेहा ने दांत पीसते हुए सिर झुका लिया और बोली, सॉरी अंकल, नियति ने जब रूही को थापड़ मारा था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने बस ये सब बोल दिया था। मेरा इससे कोई और मतलब नहीं था, विश्वास कीजिए। सीखा जी थोड़े गुस्से से बोली, तुम्हारी चाहे कुछ भी मतलब हो नेहा, पर तुम इस तरह से अपने दोस्तों के सामने नियति के बारे में आलोचना नहीं कर सकती हो। ऐसे में सब उसके बारे में गलत सोचेंगे कि नियति अपनी बड़ी बहन को बुली करती है, जबकि नियति तब तक रूही को कुछ नहीं कहती है जब तक कि रूही उसे ज्यादा ना भड़काए। ये बात सबको पता है इस घर में। उनकी बात सुनकर नेहा ने सिर झुका लिया। उसे बुरा लगा कि सीखा आंटी अब उसकी और रूही की साइड नहीं ले रही थी, उन्हें सिर्फ नियति दिखाई दे रही है। वहीं दादाजी और दादी माँ ने आज कुछ कहने की जहमत नहीं उठाया। वो देखना चाहते थे कि विपुल और सीखा अपनी इस गोद ली हुई कचरा के साथ क्या करते हैं। उन्हें नेहा पर तब से गुस्सा था जब से विपुल ने उनकी शेयर नेहा को देने को कोशिश की थी। जिस कंपनी को उन्होंने दिन रात मेहनत करके बनाया था, उसकी शेयर किसी और के हाथों में जाते हुए वो नहीं देख सकते थे। विपुल जी ने नेहा को देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सजा दे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही नेहा और रूही से उनकी कार्ड को छीन लिया था। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या सजा दे कि नेहा सुधर जाए और फिर से नियति के खिलाफ कुछ भी कहने से 100 बार सोचे। फिर वो कुछ सोचकर बोले, आज से तुम और रूही दोनों ही एक हफ्ते तक घर के किसी भी कार को यूज नहीं कर सकते, और अर्जित अब से तुम इन दोनों को छोड़ने नहीं जाओगे। ये खुद कॉलेज कैसे जाएगी ये खुद देख लेंगी। उनकी बात सुनकर रूही और नेहा दोनों हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरान रूही थी। गलती नेहा की थी तो फिर सजा उसे क्यों मिली? उसके डैड ने पहले भी उन दोनों को सजा दिया था, इसलिए उनकी कार्ड को ले लिया था। उनके पास अब पैसा नहीं था तो फिर वो कॉलेज तक कैसे जाएंगे? क्या चलकर? नहीं, वो कभी भी किसी बेकार टैक्सी में नहीं जाने वाली थी।
टैक्सी करने के लिए भी तो पैसा चाहिए और उन दोनों के पास अभी के लिए तो कोई पैसा नहीं था। रूही ने उन्हें देखा और नाराजगी से पर रोने जैसी आवाज में बोली, डैड आपने मुझे क्यों सजा दी, मैंने क्या किया? वही नेहा ने जब उसकी बात को सुना तो आंखें घुमा लिया। उसे तो अच्छा लग रहा था कि रूही को भी सजा मिली और रूही ने ही तो उससे कहा था कि यह सब पूछो। वो तो पूछना भी नहीं चाहती थी नियति के बारे में कुछ भी। अब तो वो घर में नियति की मैटर में नहीं पड़ती थी, वो हमेशा उसकी मैटर से दूर ही रहती थी। ये रूही ही थी जिसने उसे सवाल पूछने के लिए कहकर फंसाया, तो उसे भी उसके साथ साथ सजा मिलनी चाहिए जो मिल गई। विपुल जी ने उसे गुस्से से घूरा और बोले, नेहा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है और वह क्या करती है तुम्हें इस बारे में जरूर पता होगा, फिर भी तुमने अपनी छोटी बहन के बारे में उसे सबके सामने गलत कहने से नहीं रोका और इसके लिए तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए ताकि अगली बार तुम उसे ऐसा कहने से रोक सको। उनकी बात सुनकर रूही ने दांत पीस लिया। क्या इस छोटी सी गलती के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए? वो कहना चाहती थी कि उसने नेहा को रोका था, पर कहीं नेहा नाराज ना हो जाए इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और सिर्फ झुकाकर रोते हुए बोली, ठीक है डैड, अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर वो बिना खाए उठ गई और नेहा भी उसके साथ जाने के लिए उठ गई। तभी विपुल जी कड़क आवाज में बोले, जब तक खाना खत्म हो जाए खाने के सामने से नहीं उठते। क्या ये बात मुझे तुम दोनों को फिर से बताना पड़ेगा? उनकी बात सुनकर रूही और नेहा ने अपने गुस्से को दबा लिया और बैठ गए। उनकी मन में यही चल रहा था, जब नियति गुस्से से खाने के बीच में उठकर चली जाती है तब आप ये सब क्यों नहीं कहते हैं? पर ऑफकोर्स उन दोनों का विपुल जी की मुंह पर ये सब कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बस गुस्से से खाना खाने लगी, या यूं कहीं वो बस स्पून घुमा रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद जय, आकाश और आदित्य तीनों वहां से कॉलेज के लिए निकल गए। उन्हें तो फिर से रूही यार नेहा के लिए सजा मिलता देख हंसी आ रही थी। वहीं अर्जित आज नेहा और रूही को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो पहले चला गया। रूही और नेहा दोनों बाहर आए और गुस्से से पैर पटकते हुए आगे चलने लगी, क्योंकि यह एक हाई सोसाइटी था और अंदर टैक्सी या फिर कैब बिना परमिशन के नहीं आता था। अगर उन्हें टैक्सी या फिर कैब लेना है तो उन्हें बाहर जाना होगा जहां से टैक्सी मिलता था। वहीं दूसरी तरफ प्रखर की कार आकर कॉलेज की पार्किंग एरिया के पास रुकी। कार में प्रखर और न्याय बैक सीट पर बैठे हुए थे, या यूं कहे कि प्रखर की गोद में नियति बैठी हुई थी और प्रखर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नियति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता हो। वो नियति को इस वक्त पैशन के साथ किस कर रहा था और अपनी जीभ से उसकी मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। नियति ने उसकी चेस्ट पर हाथ रखा और होंठ अलग करके बोली, बस कीजिए, अब भी देखिए हम कॉलेज में हैं। प्रखर ने मुंह सिकोड़कर बाहर देखा। साफ मतलब था कि वो अभी आपकी बनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसे अपनी बनी को अपने पास अपने और भी करीब रखना चाहिए था। उसने उसकी गाल पर किस किया और उदास होकर बच्चों की तरह बोला, पर बनी मैं तुम्हें छोड़ने को अभी तैयार नहीं हूँ। क्या आज के दिन तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं रह सकती हो मेरी बाहों में? वैसे भी तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहीं बैठकर आराम करो। प्रखर बस चाहता था उसकी बनी हमेशा उसके सामने ही रहे, खास करके कल रात के बाद वो अब अपनी बनी से बिल्कुल दूर नहीं रह सकता था। उसकी बनी की खुशबू उसके अंदर तक पूरी तरह से समा चुकी थी। अब तो वो और भी ज्यादा हर पल अपनी बनी के साथ ऐसे ही चिपका रहना चाहता था जिंदगी भर के लिए। प्रखर की बात सुनकर नियति को हंसी आ रही थी। उसके हब भी किसी बच्चे की तरह ही उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो कैसे प्यार में ना पड़ती फिर से। उसने प्रखर के गाल पर हाथ रखा और उसकी माथे फिर नाक पर किस करके बोली, नहीं हब्बी, आज मुझे कुछ काम है, कॉलेज में मैंने कुछ चेंज किया है, मुझे उसे मॉनिटर करना है और आप मुझसे रात को मिलने आ सकते हो। उसकी बात सुनकर प्रखर थोड़ा उदास तो थोड़ा खुश था। उसे गाल और होंठ पर टैप किया और बोला, तो ठीक है चलो 10 बार किस करो, फिर मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। नियति को हंसी आ गई, फिर भी उसने उसकी दोनों गाल, नाक, आंखें और माथे और लिप्स पर किस किया और प्रखर ने वादा के मुताबिक सच में उसे अनिच्छा के साथ छोड़ दिया और खुद बाहर निकलकर उसने नियति की तरफ का दरवाजा खोला और नियति की हाथ पकड़कर धीरे से बाहर निकाला। उसे डर था कि उसकी बनी को दर्द होगा। वो तो उसे गोद में लिए क्लास तक भी छोड़ना चाहता था। अफसोस नियति उसे ऐसा नहीं मरने देने वाली थी। तभी उनके पास की कार से एक शख्स बाहर आया जो अब तक देख रहा था और नियति को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वहीं जब प्रखर और नियति की नज़र अपनी तरफ आते हुए आहिर पर पड़ी तो दोनों की आंखें पूरी तरह से कठोर हो गया।
प्रखर ने नियति को अपनी बाहों में भर लिया, डे से प्रोटेक्ट कर रहा हो। प्रखर को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस लड़के को देखकर जो उसकी बनी के ऊपर नजर रखता था। अगर ये लड़का रंधावा फैमिली का बारिश नहीं होता और उन दोनों के फैमिली के बीच पहले रिश्ता नहीं होता तो वो इस लड़के को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अभी भी अहीर को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था अगर वो उसकी बनी को उससे जीने की कोशिश करेगा तो। वहीं आहिर ने जब नियति को किसी की बाहों में देखा तो उसने प्रखर को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि शायद ये कोई और नहीं बल्कि प्रखर रायजादा है। वो पहले भी रॉयल फैमिलीज की मीटिंग में रायजादा फैमिली से मिल चुका था पर उसने सुना था उनका बड़ा बेटा कभी मीटिंग अटेंड करना पसंद नहीं करता है। जो एक दो बार प्रखर आया भी था 2-3 साल पहले, वो भी मास्क में था। वो कभी अपनी चेहरे से मास्क नहीं उतारता था, इसलिए प्रखर के मास्क को देखकर उसे पता चल गया था कि यही प्रखर रायजादा है। उसने रेसिंग के दिन भी डाउट किया था और यही सोचा था पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर अब वो समझ पा रहा था कि जो भी उसने रायजादा फैमिली के बड़े बेटे के बारे में सुना था वो शायद अलग था, या फिर ये इंसान सिर्फ नियति के लिए बदलने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट आज तक उसने जितनी भी लड़कियां देखी थी उन सब से नियति बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी और बहुत पावरफुल और टैलेंटेड भी थी। वही नियति समझ गई थी कि उसके हब्बी को आहिर रंधावा से जलन हो रही है। आहिर ने गहरी सांस ली। उसने सोच लिया था कि वो नियति को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, चाहे सामने प्रखर रायजादा ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। आज वो पहले अपनी बहन के लिए नियति से माफी मांगने वाला था ताकि नियति पर उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। नियति ने प्रखर को देखा और उसकी सीने पर सिर रख के आहिर को देखा। अब ये इंसान उसके हब्बी को क्यों गुस्सा दिलाने के लिए आया है। प्रखर ने ठंडे और गुस्से भरे भाव से आहिर को देखा। जब आहिर ने उसे पर से नजर हटाकर उसकी बनी को देखा तो प्रखर ठंडी आवाज में बोला, मिस्टर रंधावा, अपनी नज़र कभी भी गलत इंसान पर नहीं डालना चाहिए, ना ही किसी की बीवी पर अपनी नज़रें रखनी चाहिए, वरना पता नहीं चलता है कि आपकी आंखों के साथ साथ आप खुद कब बर्बाद हो गए। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी बनी को इस तरह से देखे। जो भी मेरी बनी मेरी जिंदगी को इस तरह से देखने की कोशिश करेगा, मुझे उसे मारने या पूरी तरह से बर्बाद करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या सामने वाला मेरी बीबी को देखने की रिस्क लेकर खुद बर्बाद होने को तैयार है? ये एक सवाल है जिसके बारे में आपको गहराई से सोचने की जरूरत है। उसकी धमकी सुनकर भी आहिर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टेडी स्माइल करके बोला, कौन किसकी है ये तो बाद में पता चलेगा मिस्टर प्रखर रायजादा। और क्या पता आपकी जिंदगी कब किसी और की जीने की वजह बन जाए, किसी और की अंधेरी दुनिया की रोशनी बन जाए जिसे छीनने के लिए वो हर एक कोशिश कर ले। और रही बर्बाद करने की बात, तो रंधावा फैमिली भी कोई मजाक नहीं है जिसे आप चुटकियों में बर्बाद कर सकते हैं। और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, वो आपकी मंगेतर है, इसलिए आपकी मुंह से बीबी सुनकर तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। खैर, आज मैं यहाँ झगड़ा नहीं करने आया हूँ, मैं बस अपनी बहन के लिए नियति की से माफ़ी मांगने आया हूँ। फिर नियति की तरफ देखकर बोला, सॉरी मिस नियति, मुझे पता है मेरी बहन ने गलती की है, उसे आपको कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहिए था। ये सब हमारी गलती है, हम ही ऋषिका को मैनर्स सिखाने में गलत हो गए। आई होप आप इस बारे में कोई गलत राय नहीं रखेगी और ऋषिका को नादान समझकर उसे माफ कर देगी। उसकी बात सुनकर नियति हंसने लगी। वही प्रखर इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। अगर सामने इस वक्त आहिर की जगह कोई और होता तो वो मर चुका होता। वो कैसे आहिर की डबल मीनिंग बात को समझ नहीं पता। आहिर साफ साफ उसे चुनौती दे रहा था कि वो उसकी बनी को उससे दूर कर सकता है और उसकी बनी उसकी जिंदगी किसी और की जीने की वजह। मतलब ये लड़का इतना घमंडी है कि आपने बारे में इतना ऊंचा सोचता है, तो फिर इसे वो दर्द मिलना ही चाहिए जो वो डिजर्व करता है। पर उसकी बनी ने उसे हद कर रखा था गुस्से को शांत करने के लिए, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कर पा रहा था। नियति की हंसी की आवाज से उसकी सुनहरी आंखें जो सब कुछ तहस नहस करने के लिए तैयार थी, वो फिर से धीरे धीरे शांत होने लगी और नॉर्मल हो गई। उसने अपनी प्यारी बनी को देखा जो उसे शांत करने के लिए उसकी कमर को सहला रही थी। प्रखर की बॉडी तो उसकी इस सहलाने की वजह से पूरी तरह से गर्म होने लगी थी। अगर ऐसे ही चला रहा तो वो फिर से अपनी बनी को लेकर यहाँ से वापस रोमांस करने के लिए चला जाएगा। तभी नियति एक मजाकिया भाव से बोली, मिस्टर रंधावा बहुत मजाक करते हैं। इनकी बहन जो 22 साल की है वो एक नादान बच्ची, तो अब तक एक रॉयल फैमिली में रहकर भी उसने मैनर्स का एम भी नहीं सिखाया।
ये तो बहुत ज्यादा मजेदार बात है। लगता है रंधावा फैमिली में सब अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने उसे इतना भी नहीं सिखाया है कि पहले ये देखना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है, उसके बाद ही आप उससे पंगा ले सकते हो। किसी के बारे में बिना जाने उससे दुश्मनी करने के लिए आपकी बहन बहुत भोली है शायद, पर मुझे आपकी बहन सिर्फ बदतमीज लगी, भोली तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये कैसा रूल है रंधावा फैमिली में कि बहन गलती करे और भाई उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए आए। और अगर मिस्टर रंधावा माफ़ी मांगने के लिए आए हैं तो भी आपको सिर्फ माफ़ी मांगकर यहाँ से चले जाना चाहिए था, पर आप तो मेरे हब्बी को ही सुनाने लगे। और आपको किसने कह दिया कि ये सिर्फ मेरे मंगेतर हैं? उसकी बात सुनकर आहिर चौंक गया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि नियति क्या कहना चाहती है। क्या उसने और मिस्टर प्रखर रायजादा ने शादी कर ली है? जितना उसने सुना था उसे हिसाब से तो प्रखर कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो कभी भी लड़कियों की इज्जत तक नहीं करता था। तो नियति जैसी इतनी ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट लड़की कैसे उससे प्यार कर सकती है? और नियति की बातों से तो ऐसा नहीं लगता था कि वो पैसे या फिर पावर के लिए प्रखर से शादी कर रही है। आहिर को नियति सबसे अलग और दिलचस्प लगी, इसीलिए तो उसका दिल उस पर आ गया था, इसलिए तो वो उसे पसंद करने लगा था। उसके दिल में प्यार जो कब का मर चुका था फिर से एक बार शायद होने लगा था। या फिर प्यार नहीं, ये अट्रैक्शन या फिर पसंद भी हो सकता था। पर चाहे यह अट्रैक्शन या फिर पसंद ही क्यों ना हो, वो नियति को हासिल करना चाहता था, खास करके प्रमित को ये दिखाने के लिए कि वो कितना अच्छा है। भले ही प्रमित ने उसकी बहन की दिल को तोड़ा था, पर उसने कभी ऐसा नहीं किया। शादी के बाद भी वो उसकी बहन को किसी क्वीन की तरह ही रखेगा, ताकि प्रमित देख सके कि वो उससे कितना ज्यादा अलग है। तभी नियति आंखें झपकाते हुए बोली, मैंने आपने जान को दिल से पति मान लिया है। और जो तुमने कहा समय का किसे पता, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं समय को भी अपने हिसाब से चलाती हूँ, ना कि खुद समय के हिसाब से चलती हूँ। इसलिए मुझे मेरे हब्बी से इस दुनिया की कोई भी ताकत दूर नहीं कर सकता है। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप क्या चाहते हो, पर आप जो चाहते हो वो कभी भी पूरा नहीं होगा, इसलिए ये बेकार का सपना देखना बंद कर दीजिए मिस्टर रंधावा, जिसे आप कभी पूरा नहीं कर सकते हो। उसकी होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई, जैसे वो आहिर का मजाक उड़ाना चाहती हो। फिर वो बोली, वैसे आपकी बहन ने कल कहा कि मैंने आपके रिश्ते को तोड़ा है और मेरी वजह से आपने अपनी मंगेतर को छोड़ दिया और अब आप उससे सगाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी बहन को कौन सा दौरा पड़ा था जो वो ऐसी बातें कर रही थी? जबकि मुझे तो आप जैसे इंसान में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, जो आपने दोस्त और प्यार करने वाली लड़की को छोड़कर किसी तीसरे पर भरोसा करे। जो इंसान दोस्ती नहीं निभा सकता है, मैं हैरान हूँ कि वो किसी और रिश्ते को कैसे निभा सकता है। वेरी स्ट्रेंज। और मुझे तो लगता है आप जैसे इंसान जो ना तो दोस्ती के लायक है ना ही प्यार के काबिल है, उसके साथ जुड़ने से अच्छा कोई कुआई रहे। आप तो भाग्यशाली है कि कोई बेकार का टुकड़ा या फिर कोई बेवकूफ़ लड़की आपसे शादी कर रही है। उसकी बात सुनकर आहिर तो इस वक्त जैसे अपनी जगह पर जम सा गया था। नियति की बातें उसकी दिल में किसी खंजर की तरह लगी थी। उसके पुराने जख्म ताज़ा हो गया था। उसके आंखों के सामने एक लड़की और प्रमित का चेहरा घूमने लगा। उसकी आंखों के कोने थोड़ा भीग गया, फिर उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, वो उन दोनों धोखेबाजों के बारे में नहीं सोच सकता था, कभी नहीं। पर नियति को कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चली? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रमित ने ये सब कहा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रमित उससे डर गया हो, इसलिए वो नियति को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि नियति उसे गलत समझे और उसे हो सके तो दूर रहे? अब तो प्रमित के लिए उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। क्या वो वैसा चाल चल रहा है? उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रमित कभी इतनी घटिया चाल का सहारा लेगा। पर इससे अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि नियति को इतना सब कुछ कैसे पता चला। वही प्रखर गुस्से और ठंडे भाव से आहिर को देख रहा था, उसकी हाथ कसता जा रहा था। इसका मतलब इस लड़के ने उसकी बनी की वजह से अपनी सगाई तोड़ दी, क्योंकि वो उसकी बनी हो सच में पाना चाहता है। कोई सवाल नहीं कि वो ऐसा कुछ कभी भी होने देगा। उसकी बनी सिर्फ और सिर्फ उसकी है, उसे किसी की नज़र भी अपनी बनी पर बर्दाश्त नहीं थी। वही नियति ने जब आहिर को चुप और गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो प्रखर से प्यार से स्वीट वॉइस में बोली, हब्बी मैं जा रही हूँ, आप बाद में चाहे तो मुझे लेने आ जाना। ये बात वहाँ खड़े आहिर के दिल में एक खंजर की तरह लग रही थी। क्या नियति उससे जानबूझकर दूरी बना रही है और प्रखर से अपनी क्लोजनेस दिखा रही है? क्योंकि उसे पता है कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी और वो उससे बहुत प्यार करता था।
अगर सच में प्रमित ने नियति को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया होगा तो पक्का उसने बहुत कुछ बताया होगा जो नियति और उसकी नज़दीकी को रोक रही है। प्रखर ने उसकी माथे पर किस किया और बोली, ठीक है बनी। उसे ये देखकर सबसे अच्छा लगता था कि जब उसकी बनी उसके पास होती थी, चाहे सामने कोई भी हो, उसकी बनी की नज़रें सिर्फ प्यार से उस पर ही रहती थी और वो कभी भी सामने वाले किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती थी, न ही उनके आगे झुकती थी। उसकी सॉफ्ट नज़रें भी सिर्फ उसके ऊपर ही रहती थी और कुछ अपनों के ऊपर जो बहुत करीबी थे। उसकी बनी इस दुनिया में सबसे अलग थी, सभी लड़कियों से पूरी तरह से अलग। प्रखर को नियति की माथे पर किस करता देख आहिर की हाथों की मुठियां कस चुकी थी। वो धीरे से बोला, क्या तुम्हारे प्रमित भाई ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ गलत कहा है जिस वजह से तुम मुझसे दूर भाग रही हो? उसकी बात सुनकर नियति तिरछी मुस्कान लिए बोली, मेरे भाई इतने छोटे दिल के नहीं हैं, ना ही वो किसी के बारे में बकवास बातें करते हैं। मिस्टर रंधावा, मैं आपके जैसे बेवकूफ़ पहले कभी नहीं देखा जो बिना सच जान किसी को भी दोष दे देता है। मेरे भाई मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, इसीलिए उन्हें मुझे आपके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। आहिर बस उसे जाते हुए देखता रहा। तभी प्रखर की ठंडी आवाज़ उसकी कानों में पड़ी, किसी और की बीवी को देखने से मौत जल्दी आती है, और अगर तुम किसी की जिंदगी को अपनी जीने की वजह बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सिर्फ बर्बादी और मौत मिलेगी। आहिर ने उसे देखा और बोला, मिस्टर राय, ज़्यादा ऐसे मत बोलिए जैसे मैं आपसे डरने वाला हूँ। और मौत किसे मिलेगी और कौन जिंदगी को हासिल कर लेगा, किसे पता। प्रखर की आंखें धीरे धीरे सुनहरी और ठंडी हो गई, क्योंकि इस वक्त उसे शांत करवाने के लिए नियति नहीं थी। उसने डरावना मुस्कान के साथ आहिर को देखा। टू बी कंटिन्यूड।